हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत खैरियत से हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं अपना और अच्छे से खूब पढ़ाई कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री क्लास 12th की तीसरी किताब और उसका जो पहला चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि थीम नंबर 10 जो है आपकी क्लास 12th हिस्ट्री की कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, उसको पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि जमींदारी जो है वो परमानेंट सेटलमेंट के चलते किस तरीके से जो है उसकी स्थिति खराब हुई, डावाडोल हुई। रेवेन्यू सेटलमेंट वगैरह का जो ये पूरी व्यवस्था थी, उसके चक्कर में उनके घर बिकने की नौबत कैसे आ गई, किस तरह से उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी वो ऑक्शन हो रही थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। इसी पूरे डिस्कशन में एक छोटा सा एलिमेंट आया था, एक छोटा सा वर्ड आया था जिसका नाम था जोतेदार। जोतेदार किस तरीके से आपका जमींदारों को परेशान कर रहे थे, हम लोगों ने ये भी चीजें देखी थी। आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग फोकस जोतेदारों के ऊपर ही करेंगे। किस तरीके से जोतेदार जो है उनका राइज होता चला गया, किस तरह से जमींदारी जो है उसका फॉल होता चला गया और कैसे ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। अगर एक उठ रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे हुई है इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में आज समझेंगे और देखेंगे कि क्या वो वजह रही जिसके कारण ग्रेजुअली जो आपकी जमींदारी है उसका डिस्लाइन हुआ और क्या वो वजह थी जिसके कारण जोतेदार जो है उसका राइज हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी राइज ऑफ जोतेदार। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा और इससे फिर हमें यह भी समझ में आएगा जिंदगी का या सृष्टि का जो एक पर्टिकुलर नियम है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जो आपका है वो कल किसी और का होना है, परसों फिर किसी और का हो जाना है और तो फिर किसी और का हो जाना है। ये चीज हमको यहां से इस पर्टिकुलर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे समझ में आएगी। जमींदारों ने जिन चीजों को अपनी एकदम मान लिया था कि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो लोग, वो गांव, वो एस्टेट, वो कैसे उनके हाथ से निकलते चले गए और कैसे जोतेदारों ने उसके ऊपर कब्जा किया। राइज ऑफ जोतेदार का जो हमारा पूरा चैप्टर है इसमें हम लोग उसको बहुत डिटेल में देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट आया 1793 में, यानी कि 18th सेंचुरी का जो आखिरी दशक था उसमें आपको परमानेंट सेटलमेंट देखने के लिए मिलता है और उसके कारण जो आपके जमींदार वगैरह थे उनकी परिस्थितियां खराब होती चली गई। बहुत सामान्य भाषा में कहा जाए तो जमींदार जो थे उनकी लंका लग गई परमानेंट सेटलमेंट के कारण। अब जब जमींदार ये क्राइसिस फेस कर रहे थे, 1793 से आपका 1800 शुरू होता है, यानी कि आपकी जो 19th सेंचुरी है उसकी शुरुआत होती है। 19th सेंचुरी की शुरुआत वगैरह की बात की जाए, उसके शुरुआती दशक की बात की जाए, 1810 की बात की जाए, 1820 की बात की जाए, 25 की बात की जाए, 30s की बात की जाए, यहां आते आते जमींदारी जो है वो क्राइसिस फेस कर रही है। बट इसी वक्त में जो आपके गांव वगैरह हैं, जो एकदम ठेठ आपके ग्रामीण इलाके हैं, यहां पर कुछ रिच पीजेंट्स हो गए या फिर आपके जो कुछ पर्टिकुलरली वेल टू डू किसान हो गए, कुछ अमीर किसान हो गए, वो गांव में उसी वक्त में अपनी पोजीशंस वगैरह को कंसोलिडेट कर रहे थे। उनकी पोजीशन जो है मजबूत होती चली जा रही थी और इनका नाम था जोतेदार। तो दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। 18वीं शताब्दी खत्म हो रही है परमानेंट सेटलमेंट के कारण, जमींदारों की स्थिति खराब हो गई है। 19वीं शताब्दी शुरू हो रही है 1810-20 में, जमींदारों की स्थिति, जमींदार लेट्स से जेड, तो जमींदारों की स्थिति जिस वक्त आपकी गिरती चली जा रही है, जोतेदारों की जो स्थिति है उसी वक्त में उठती चली जा रही है। जब जमींदार अपनी अथॉरिटी खोते जा रहे हैं, जोतेदार अपनी अथॉरिटी को जो है कंसोलिडेट करते चले जा रहे हैं। तो अर्ली 19th सेंचुरी की अगर बात की जाए, 1810, 20, 30, 40 की बात की जाए, इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो जोतेदार जो है इन्होंने काफी बड़ा जो इलाका था, काफी बड़े लेवल पर जो जमीन वगैरह थी उसके ऊपर इनका अधिकार हो गया था, स्वामित्व हो गया था। मैं कब्जा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। कब्जे का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर फोर्सफुली अपना हक जमा लेना। वो एक्वायर करने का मतलब होता है अगर आपने जमीन किसी भी तरीके से खरीदी है, आपने उसके स्वामित्व को अपना बनाया। तो अर्ली 19th सेंचुरी में जोतेदार जो हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में जो है जमीन वगैरह के ऊपर उनका स्वामित्व हो चुका था, काफी ज्यादा मात्रा में उन्होंने जमीन को एक्वायर कर लिया था। एक तो ये चीज हो रही है। अब ये जमींदार और जोतेदार में एक बेसिक डिफरेंस आपको समझना होगा। जमींदार का जो प्रभाव है वो हो सकता है आपको 10 गांव में देखने के लिए मिले, जोतेदार का जो प्रभाव था वो सिर्फ एक ही गांव में था और वो उसी पर्टिकुलर गांव में था जिसमें जोतेदार होता था। तो जोतेदारों का जो प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है वो इंडिविजुअल विलेज टू विलेज आपका रिस्ट्रिक्टेड था। जमींदारों का जो प्रभाव था वो आपको कुछ क्लस्टर ऑफ विलेज या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ विलेज के ऊपर देखने के लिए मिलता था। तो खैर जोतेदारों ने 19th सेंचुरी के शुरुआती दशकों में काफी मात्रा में जो है आपका एरियाज ऑफ लैंड वगैरह एक्वायर कर लिए थे। साथ ही साथ इन्होंने दूसरी चीजें भी कर ली थी। जो लोकल ट्रेड वगैरह गांव में चल रहा था ये उसको कंट्रोल करते थे। गांव में अगर मनी लेंडिंग की जा रही है, अगर कोई किसी से आपका जो ये ब्याज पे आपका पैसा वगैरह दिया जाता है, जो हम लोग लोन्स वगैरह लेते हैं, अब तो खैर बैंक आ गए, उस टाइम में बैंक हुआ नहीं करते थे, जो ये मनी लेंडिंग वगैरह की जा रही है, ये सारा काम वगैरह जो है वो जोतेदार देखते थे। तीसरा
जो आपके पुअर कल्टीवेटर्स हैं, जो आपके गरीब किसान वगैरह हैं, उनके ऊपर उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर गांव में, उस क्षेत्र में जोतेदारों का गजब का कंट्रोल था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जमींदार अगर आपकी मिस्टर इंडिया के अमरीश पुरी थे, तो जोतेदार जो है वो आपकी शोले के गब्बर सिंह है। चीजें बहुत ज्यादा ये नहीं है कि जोतेदार कहीं के एकदम हीरो किस्म के आदमी थे, शरीफ किस्म के आदमी थे। इस तरीके से जमींदार अगर बुरा था तो फिर जोतेदार भी बहुत अच्छा नहीं था, इस तरीके की स्थिति है। जमींदार अगर अच्छा था तो जोतेदार भी बहुत खराब नहीं था। लगभग ऐसी कुछ स्थिति जो है 1920 की चल रही थी। इनका काफी ज्यादा जो है कंट्रोल या इमेंस पावर और कंट्रोल जो है वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के पुअर कल्टीवेटर्स वगैरह के ऊपर उनका कंट्रोल जो था काफी ज्यादा था और उसको एक्सरसाइज करते थे। कुल मिला के आप ये कह सकते हो स्थिति जो थी वो आपकी चंबल के जो डाकुओं के ऊपर बनाई जाने वाली फिल्में थी, जिनका गांव में आतंक रहता है, जो 80s और 90s में फिल्में बनती थी, लगभग वैसी कहानी जो है बंगाल में इस वक्त देखने को आपको मिल रही है। ये जोतेदार थे। जोतेदार का मतलब क्या? गांव में जो आपके रिच पीजेंट्स वगैरह हैं, जो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करते चले जा रहे हैं, वो चलें जी। और उनकी क्या स्थिति है? काफी ज्यादा जमीन एक्वायर कर ली गांव वगैरह में और ये लोकल ट्रेड और बाकी सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। बट एक बेसिक डिफरेंस है, अपना जो प्रभाव है वो अपने गांव तक जनरली आपको सीमित रहता है, दूसरे गांव का दूसरा जोतेदार होता है। ये चीज आपको एक देखने के लिए मिल रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जोतेदारों ने जो बड़ी जमीनें अपने जो स्वामित्व में ये लोग लेकर आ गए, तो ऐसा भी नहीं था ये रिच किसान है तो खुद जाकर हल चला रहे थे। ये लोग अब ये कर रहे थे कि वो जमीनें जो है वो लीज पर दे देते थे। लीज पर ऐसे दे देते थे, आपके कुछ ऐसे किसान भी होते हैं जिनके पास जमीनें नहीं होती, उनको खेती किसानी करना आती है, उनके शरीर में इतना दम और स्टेमिना होता है कि वो खेती किसानी को बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको पता है कि कब फसल लगानी है, कब काटनी है, वो सारी चीजें। ऐसे किसान होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती बट उनको किसानी पूरी आती है। इस तरीके के किसानों को बोला जाता है शेयर क्रॉपर्स। अब जोतेदार ये करते थे कि इन शेयर क्रॉपर्स वगैरह को, अपनी जो बहुत सारी जमीन इनके कब्जे में आ गई है, इनके स्वामित्व में आ गई है, ये जमीन को ये लोग जो आपके शेयर क्रॉपर्स को दे देते थे कल्टीवेट करने के लिए। ये जो शेयर क्रॉपर्स थे इनको बंगाल में कहा जाता था उस जमाने में आधियार्स या बरगादार्स। ये आधियार्स या बरगादार्स वगैरह जो हैं, ये इनको बोल दिया आपने कि यार मेरे पास ये 50 एकड़ जमीन है, तुम एक काम करो, इसमें से 30 एकड़ जो है इसके ऊपर तुम खेती करो। तो ये जो आधियार या बरगादार है, जिसको इंग्लिश में हम लोग शेयर क्रॉपर बोल रहे हैं, दूसरे शब्दों में वो किसान जिनके पास हल तो है, जिनके पास में खेती किसानी की तकनीक तो है, मगर जिनके पास जमीन नहीं है, वो लोग फिर अब अपना खुद के हल लेकर आते थे और वो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर जो जोतेदार की है उसके ऊपर वो खेती किसानी करते थे। अब एक बार आपने खेती किसानी करी और आपने फसल लगाई तो फसल उठेगी, फसल कटेगी। फसल कटने के बाद में होता यह था कि जितना भी आपका अनाज हुआ है उसका आधा हिस्सा जोतेदार रखता था क्योंकि उसकी जमीन थी, और आधा हिस्सा जो है ये शेयर क्रॉपर लेकर चले जाते थे। इस तरीके से जो है आपकी ये सारी की सारी कहानी चल रही थी। अब आप एक तरीके से कह सकते हो ये बड़ा अमानवीय है कि तुम्हारी जमीन है तो तुम आधा जो है वो हार्वेस्ट रख रहे हो। कायदे से तुम्हें लाइक 20-30% से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, मगर उस जमाने की स्थिति यही थी। इन लोगों की मजबूरी ये थी कि इनको इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था कमाने का। इसके साथ में एडवांटेज ये था कि इसके पास में जमीन काफी सारी थी, तो फिर दोनों का जो है इस तरीके से चल रहा था। ये लोग आते थे, खेती बाड़ी करते थे। ये जो आपको फोटोग्राफ वगैरह देखने को मिल रही है, इसी तरीके से आपके शेयर क्रॉपर्स वगैरह आते थे, खेती बाड़ी करी, जो भी चावल गेहूं अनाज जो भी लगाया, पूरी मेहनत उनकी है, जमीन जोतेदार की है। जो भी होगा आधा आप रखोगे, आधा हम रख लेंगे। इस तरीके से आपकी व्यवस्था वगैरह बनी हुई थी और ये पूरा का पूरा काम वगैरह जो है चल रहा था। चले आगे बढ़ते हैं। तो जोतेदार जो थे हम लोगों ने देखा कि अब मजबूत होते चले जा रहे हैं। गांव की अगर आप बात करेंगे, एक पर्टिकुलर गांव की अगर बात की जाए जिसका एक पर्टिकुलर जोतेदार है, तो उसकी जो पोजीशन थी अपने गांव में जमींदार के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव हुआ करती थी। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं जोतेदार जो है उसका सिक्का गांव में ज्यादा चलता था बजाय जमींदार के। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो जोतेदार है वो आपका गांव में ही रहता था, मगर जमींदार वगैरह जो है जनरली या तो शहरों में चले गए थे या फिर ये अर्बन इलाकों में जाके रहने लगे थे। तो अगर इनको कोई काम करवाना भी है या कोई चीज करवानी है तो अपने किसी एजेंट के थ्रू बोलना पड़ेगा, खुद आके खड़े नहीं हो सकते हैं ऑल दैट, क्योंकि अभी शहर में रह रहे हैं। मगर जोतेदार क्योंकि गांव में रहता था तो वो लोगों के ऊपर, गांव के ऊपर या गांव के विलेजर्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल जो है एक्सरसाइज किया करता था। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे आपके जो जैकी है, अब ये जोतेदार बन गया है यहाँ पे, तो जैकी श्रॉफ जो है अगर ये जोतेदार इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लें, तो क्योंकि ये गांव में ही रहता है तो जमींदार वगैरह जो हमारे नाना पाटेकर साहब हैं उनकी अपेक्षा, अभी हमारे नाना पाटेकर साहब हैं ये एकदम गांव में ये गांव में रहते नहीं है, कभी कभार जो है मुंह दिखाने आ जाते हैं और थोड़ा सा अपने आप को मतलब अंग्रेजों के जो है दोस्त यार समझने लगे हैं। तो ये
जब निकल लिए हैं शहरों में, अर्बन इलाकों में रहते हैं, सूट पैंट पहनते हैं, कभी कभार आते हैं, तो इनका जो है कनेक्ट कट गया है विलेजर्स के साथ में, अभी अपने आप को जोड़ नहीं पाते, ये अपने आप को उनसे जरा ऊपर मानने लगे हैं। तो मगर अब ये जो अपना जैकी है, ये जो जोतेदार है, ये गांव में ही रहता है, गांव के लोगों की जैसा ही दिखता है, वैसे कपड़े पहनता है, वैसे ही खाता है, वैसे ही पीता है, वही सारी चीजें वैसे ही करता है, और क्योंकि उनके साथ में जुड़ा हुआ है तो कभी कभार उनकी मदद भी करता है। इस तरीके से वो लोगों के ऊपर डायरेक्ट अपना कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो एक तो ये अपना जोतेदार हो गया, ये ज्यादा इफेक्टिव हो गया है जमींदार से, क्योंकि वो गांव वगैरह में रहता है, लोगों के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल अपना एक्सरसाइज करता है। ये अपना जैकी हो गया जो जोतेदार है। और दूसरा हो गया अपना नाना पाटेकर साहब जो जमींदार है, और वो निकल लिए अर्बन सिटीज वगैरह में, रहते रहते हैं नहीं, कभी कभार मुंह दिखाने आ गए तो आ गए, गांव वालों को बड़ा वैसे ट्रीट करते हैं। तो उस नतीजे में ये निकला कि इनका जो कंट्रोल है वो जाता चला गया, और लोगों को अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग फिर आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो अब जब आप अपने आप को सुपीरियर ही समझने लगे हो, तो फिर उसके बाद में होगा वही जो होना था। गांव वाले ने जो है वो इज्जत करना कम कर दी, आपका इफेक्ट या अथॉरिटी जो है कम होता चला गया। इसके अलावा अगर जमींदार कभी कोशिश करता था कि गांव का जो जामा है उसको बढ़ाया जाए, जामा का मतलब होता है रेवेन्यू डिमांड, यानी कि आप जमींदार ने बोला कि यार पिछले साल तक तुम लोग मुझे 100 रुपए जामा में देते थे, जामा का मतलब हो गया रेवेन्यू डिमांड, तो 100 रुपए जो तुम देते थे काम करते हैं इस बार 150 कर देते हैं। तो जब इसने जमींदार ने किसी गांव में आके ऐसी घोषणा करी कि मैं जो है तुम लोगों का जामा बढ़ाने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि तुम लोग जो हो अब मुझे ज्यादा टैक्स दोगे, तो उस कंडीशन में जोतेदार जो है वो आके खड़ा हो जाता था जमींदार के आगे। अब जमींदार अगर उसके खिलाफ कुछ एक्शन वैक्शन लेने की कोशिश करता तो जोतेदार की गांव में बन गई थी पकड़। जोतेदार फिर लड़के बुला लेता था और लोगों को खड़ा कर देता था, किसान उसके साथ में खड़े हो जाते थे अगर बुरे वक्त में उसने मदद की होती थी। इस तरीके से अब जमींदार के खिलाफ गांव में पूरा का पूरा एक माहौल बन गया था, पूरी की पूरी एक स्थिति बन गई थी, और जमींदार को दिख रहा था कि जोतेदार जो है मजबूत हो गया है। नतीजा ये निकला कि थोड़ी देर पहले जो हमारे जमींदार साहब इस तरीके से हो रहे थे, और जब लड़ाई वगैरह हुई, जोतेदार ने अपने लड़के वड़के खड़े कर दिए, लोगों को मोबिलाइज किया, तो उसके बाद में जमींदार साहब ऐसे हो गए। जमींदार साहब ने फिर ये बोला कि भैया माफ कर दो, माफ कर दो, ये सारी चीजें जो हैं अब हम आगे से नहीं करेंगे, जामा आपको नहीं बढ़वाना, रेवेन्यू डिमांड नहीं बढ़वाना, हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं चल रही हैं, और यहां से आपको साफ समझ में आ रहा है, हालांकि ये तस्वीर किसी मूवी से है, मगर पॉइंट यह है कि जमींदार की हालत ऐसी हो गई थी गांव में, लोग वाग जो है उसको खास कोई तवज्जो देते नहीं थे, कुछ खास उतनी रिस्पेक्ट बची नहीं थी, चीजें खराब होने लगी थी, और जोतेदार जो है अपना जैकी भाई की तरह कॉलर उठा के गांव भर में जो है अथॉरिटीज वगैरह अपनी असर्ट कर रहे थे, और इस तरीके से चीजें जमींदारों के हाथ से निकलती चली जा रही थी, और आपके जमींदारों के हाथ से निकलती चली जा रही थी, और आपके जो ये जोतेदार हैं इनकी पकड़ मजबूत होती चली जा रही थी। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब गांव में इनकी पकड़ मजबूत हो रही है, जमींदारों के खिलाफ ये खड़े हो रहे हैं, उनको जामा या फिर जो आपका रेवेन्यू डिमांड है वो नहीं बढ़ाने दे रहा है, वो सारी चीजें तो समझ में आती हैं। साथ ही साथ जोतेदार एक चीज और कर रहे थे कि जमींदार के जो दूसरे ऑफिशियल्स वगैरह थे, इनकी जो दूसरी ड्यूटीज वगैरह भी ये गांव में किया करते थे, ये उनको वो भी नहीं करने दे रहे थे। अपने जो रायआउट्स वगैरह थे, अपने जो किसान वगैरह थे, उनको इन जोतेदारों के ऊपर डिपेंड करते थे, इनको खड़ा कर देते थे जमींदारों के खिलाफ, और जानबूझकर जो है खुद का भी जो आपका पेमेंट जमींदार को करना है रेवेन्यू सेटलमेंट का, वो डिले करते थे, और दूसरे जो किसान हैं उनको भी बोलते थे कि जितना हो सके उतना ज्यादा जो है पेमेंट वगैरह जो है जमींदार को लटकाओ। इन सारी चीजों का नतीजा ये निकला, जमींदार की हालत नाना पाटेकर की जैसे हो गई, जैसा ये पर्टिकुलर सीन था कि क्या करूं मैं इसका एंड ऑल दैट। तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई, पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, जोतेदार गांव में नाटक करवा रहा है और लोगों को इकट्ठा कर रहा है, और काफी सारी चीजें जो खराब हो रही हैं। तो अपने जो जमींदार साहब हैं इनकी स्थिति कुछ ऐसी बनकर आ गई थी, इनके हाथों से जो है मैटर्स निकलते चले जा रहे थे। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आप जोतेदारों ने भी हरकतें करना शुरू कर दी, बाकी भी चीजें चल रही हैं, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट हो नहीं रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर आप पैसे नहीं दे पाओगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही बोल दिया था हमें मतलब नहीं, हमें पैसा चाहिए, नहीं आएगा हम तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो उठा के हम लोग ऑक्शन कर देंगे। तो वही चीज अब यहां पर होने लगी, जब अब जमींदार पैसे नहीं दे पाए, बार बार डिफॉल्ट करते रहे, तो डिफॉल्ट वगैरह के कारण जमींदारों की जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसको ऑक्शन किया जाना शुरू करने लगा, ऑक्शन जो है वो शुरू हो गया। जब जब डिफॉल्ट होता था रेवेन्यू पेमेंट के ऊपर, जमींदारों की प्रॉपर्टीज का ऑक्शन होता था। दो चीजें हो रही थी यहां पे, जमींदारों की बेइज्जती खूब भयंकर वाली हो जाती थी, क्योंकि जमींदार मतलब बड़ा आदमी होता था, लिटरली बड़ा आदमी और मजबूत आदमी होता था। अब उसकी प्रॉपर्टी सरेआम दिख रही है, उसको खो के, और बकायदा लोगों के सामने पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें चिल्ला चोट की जाती है कि सुनो सुनो सुनो, एंड ये फलाने की जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क की जाती है, या फिर सुनो सुनो सुनो, और उसके बाद में हम लोग जो है इसकी नीलामी कर रहे हैं। अब जमींदार जो कल तक एकदम भगवान था गांव का, आज उसकी प्रॉपर्टी बिक रही है, तो उसकी अथॉरिटी जाती चली जा रही है। दूसरा ये कि जब ये
के रेवेन्यू पेमेंट के डिफॉल्ट के ऊपर इनका ऑक्शन होता है, इनकी नीलामी हो रही थी, तो जोतेदार जो थे वो बकायदा हीरो बन के आपका चश्मा वश्मा लगा के खरीदने के लिए आ जाया करते थे। तो ये जो जोतेदार वगैरह थे, जब आपका ऑक्शन वगैरह भी हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो बकायदा परचेसर्स के तौर पर, खरीदार के तौर पर बोली लगाने के लिए पहुंच जाते थे। तो इससे यह भी समझ में आ रहा है कि इनके पास में अच्छा खासा पैसा भी इकट्ठा हो गया था, इतनी मात्रा में कि ये लोग जमींदारों की प्रॉपर्टी खरीदने की जो है डेयरिंग दिखा पा रहे थे। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इनका जो राइज है वो अच्छा खासा होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें अपनी चल रही हैं और ये सारा नाटक जो है होता चला जा रहा है। तो पॉइंट ये है समझाने का कि जोतेदार जो हैं वो उठते जा रहे हैं और इनका राइज रुक नहीं रहा। अगर आप जोतेदारों के कंसंट्रेशन की बात करो कि सबसे ज्यादा आपको पावरफुल जोतेदार कहां पर देखने को मिलते हैं, तो जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है वहां पर आपको जोतेदार सबसे ज्यादा स्ट्रांग देखने के लिए मिलते हैं। कई जगहों पर इनका जो नाम है वो हौलादार भी था, कई जगहों पर इनको गंतीदार भी बोला जाता था और कई जगहों पर इनको मंडल्स भी बोल दिया जाता था। तो अपने जो जैकी भाई हैं यहां पे खुश हो रहे हैं। तो लगभग जोतेदारों की स्थिति ऐसी हो गई थी। नॉर्थ आपका जो 19th सेंचुरी की शुरुआत की बात है, 1810, 1820, 1825, 1830 आते आते जोतेदार बढ़िया मजे में थे और जमींदारों की लंका लग गई थी। जमींदारों की स्थिति खराब थी, जोतेदार बढ़िया फ्लाइंग किसेस दे रहे हैं यहां पे। और हमारे जो जमींदार हैं, जैसे जैसे ये आपका जोतेदार उठते चले जा रहे हैं, इनके राइज के साथ में आपकी जमींदारी कमजोर पड़ती चली जा रही है, उनकी अथॉरिटी जाती चली जा रही है। और जमींदारों की जो हमारे जमींदार नाना पाटेकर साहब हैं, उनकी हालत ये हो गई है, देख लीजिए। अब ये जो बुरी सी हालत है, ये बुरा समूह बना के बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहां से फिर वही बात समझ में आती, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। किसी जमाने में नाना पाटेकर भी मजे में थे, उसके बाद में फिर जैकी श्रॉफ मजे में आ गए, और जैसी जैकी श्रॉफ मजे में आए अपने जोतेदार साहब, वैसी नाना पाटेकर साहब यानी अपने जमींदार साहब की ये स्थिति हो गई। चलें जी आगे। अब हम लोग बातचीत करेंगे जो रूरल बंगाल का इलाका है उसमें जो पावर स्ट्रक्चर बना हुआ था वो किस तरीके का था। तो ये आपका जो डायग्राम है एनसीईआरटी में दिया गया है, मैंने पूरा डायग्राम वहीं से उठाया है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और उससे आपको ये समझ में आएगा कि जमींदार और बाकी सारे लोगों की का क्या रोल था और पावर स्ट्रक्चर या जो पूरी हायरार्की थी वो किस तरह से बनी हुई थी। तो सबसे पहले सबसे ऊपर बैठी हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने रूरल बंगाल, अर्बन बंगाल, पूरे के पूरे बंगाल को जीत लिया है। जो बंगाल के पापा हैं या बंगाल के जो डैडी हैं आज की तारीख में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। आज की तारीख से मेरा मतलब जिस टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, कंपनी ऊपर बैठी हुई है। कंपनी ने जमींदारों के साथ में जमींदारों के साथ में अपना एग्रीमेंट कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है परमानेंट सेटलमेंट का, और जमींदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपनी को साल के साल जो है अपना रेवेन्यू वगैरह पे करेंगे। जमींदार कौन है? जमींदार वो लोकल लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं जिनके कंट्रोल में कई सारे विलेजेस वगैरह आते हैं। अब 10 विलेज आ रहे हैं, 20 विलेज आ रहे हैं, 100 विलेज आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है। और जितने ज्यादा विलेजेस आ रहे हैं इसका मतलब उसके कंट्रोल में, इसका मतलब उतना बड़ा वो जमींदार है। जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? पहली कि आपने कंपनी को रेवेन्यू पे करना है, पहली चीज। दूसरा यह कि आपके कंट्रोल में जितने भी विलेजेस हैं, लेट से कोई जमींदार है उसके कंट्रोल में आपके 10 विलेज आ रहे हैं, तो इन 10 विलेजेस को बोला जाता था एक रेवेन्यू एस्टेट। एक रेवेन्यू एस्टेट का आप कंपनी ने बोल दिया कि हमको 5,000 रुपया चाहिए तुमसे। अब ये 5,000 रुपए लेने के लिए तुम्हारे ये जो 5,000 रुपए हैं तुम्हें 10 गांव से कलेक्ट करना है। तो किस गांव से कितना रुपया कलेक्ट करना है वो तुम्हारा हेडेक है, वो तुम जानो, हमें 5,000 से मतलब है। तो अब ये जमींदार की जिम्मेदारी बनती थी कि जो गांव वगैरह है जो उसके कंट्रोल में है, जहां से उसको पैसे कलेक्ट करना है, उसमें से कौन से गांव से कितना पैसा कलेक्ट करना है वो ये खुद डिसाइड करेगा। तो हर एक गांव को जो बोला जाता था कि आपसे हमको इतना टैक्स चाहिए, इसको बोला जाता था जामा। हर एक गांव 5,000 में लेट से आपके 10 गांव आ रहे हैं, तो अब हर एक गांव से आपने बोला कि 500-500 रुपए आपको देने पड़ेंगे साल के। तो हर एक गांव को जो है 500 रुपए जमींदार को देना पड़ेंगे, ये हो गया आपका जामा। ये दो चीजें डिसाइड करने की जिम्मेदारी, ये दो चीजें करने की जिम्मेदारी आपकी जमींदार की होती थी। पहला क्या? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस वक्त बंगाल के पिताजी बन के बैठे हुए हैं, उनको साल के साल में आपको रेवेन्यू पे करना है। दूसरा ये कि अब आपके कंट्रोल में कितने गांव आते हैं, उस गांव से वो रेवेन्यू आप कैसे कलेक्ट करोगे, उन गांव वगैरह में कौन सा गांव कितना टैक्स पे करेगा, जिसको जामा बोला जा रहा है, वो आपने डिसाइड करना है। अब हर एक जो गांव है उसमें आपको दो तरीके के किसान देखने को मिल रहे हैं। एक आपको नॉर्मल किसान या नॉर्मल राइट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और दूसरे आपको जोतेदार देखने के लिए मिल रहे हैं जो रिच किसान है, और साथ ही साथ वो व्यापार भी करते हैं और लोगों को जो है मनी लेंडिंग भी करते हैं। सारी चीजें चल रही हैं। अब ये जो आपके किसान वगैरह हैं, ये लोग भी जो है जमींदार को पैसा दे रहे हैं, और जो आपके बड़े और मजबूत किसान है जो जोतेदार हैं, ये लोग भी जो है कायदे से अथॉरिटी, इनको भी जो है बाय अथॉरिटी पैसा जो है जमींदार को देना है। ठीक है जी। तो ये
जमींदार हर एक गांव में से जिन लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहा है उसमें आपके नॉर्मल छोटे और मझौले किसान भी आ जाते हैं जिनको आप सिंपल रायोट बोल रहे हो, और आपके बड़े किसान भी आ जाते हैं, खाते पीते मजबूत किसान भी आ जाते हैं जिनको आप जोतेदार बोल रहे हो। तो चाहे जोतेदार हो चाहे रायोट हो, दोनों पैसा किसको दे रहे हैं? दोनों पैसा दे रहे हैं जमींदार को। इसके बाद में अब ये जो छोटे वाले आपके छोटे और मझौले किसान हैं, अगर किसान आपका मिडिल लेवल का है और उसके पास में थोड़ी जमीन एक्स्ट्रा बच रही है तो वो अपने नीचे अंडर रायोट्स वगैरह जो थे, जो आपके शेयर क्रॉपर्स वगैरह थे, उनको जमीन दे देगा कि तुम जाके यार इसके ऊपर खेती करो और जो भी बनता है उसका आधा मुझे दे देना। तो वो अंडर रायोट जो है आपके मझौले किसान को, उसकी कुछ अगर एक्स्ट्रा जमीन है उसके ऊपर खेती वगैरह कर रहा है तो वो उसका आधा हिस्सा उसको दे देता है। तो रायोट अपनी जमीन पे जो उगा रहा है वो तो उगा ही रहा है, इसके अलावा उसको जो यहां से मिल जाता है वो भी मिल जाता है, और ये इस तरीके से इनकी व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से जोतेदार के पास में भी अंडशंट अमाउंट में जमीन है, सारी जमीन के ऊपर वो खुद खेती कर नहीं सकता, तो उसने भी अपने नीचे अंडर रायोट रखे हुए हैं, उसने भी अपने नीचे शेयर क्रॉपर या एकदम मझौले किसान जो होते हैं, एकदम छोटे और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जैसे हमारे होते हैं, उसी तरीके के जो निम्न किसान होते हैं उनको रख रखा है। तो ये लोग जो है वो खेती कर रहे हैं जोतेदार की जमीन के ऊपर, और जो भी आपकी कमाई वगैरह हो रही है, जो भी आपकी उपज हो रही है, उसका आधा आधा बट रहा है। इसके अलावा जोतेदार एक काम और कर रहा है। जोतेदार सिर्फ किसान तो है ही, किसान नहीं है, किसान तो है ही, इसके साथ ही साथ वो एक व्यापारी भी है और मनी लेंडर भी है। तो अगर कभी किसी रायोट को पैसे वगैरह की जरूरत पड़ती है, कभी किसी किसान को जरूरत पड़ती है पैसे की, कि उसको अगर अपने बीज वगैरह लेने हैं या दूसरा सामान खरीदना है या कोई और जरूरत पड़ गई, तो वो सारा का सारा पैसा गांव में जोतेदार से ले लेता है। जोतेदार जो है मनी लेंडिंग भी करता है। तो गांव वगैरह में जो है, गांव में अगर आपको पैसे वगैरह की जरूरत है, जोतेदार वगैरह आपको टैक्स वगैरह भी आपको पैसा वगैरह जो है मनी लेंडिंग वगैरह में दे देता है, पहली चीज। दूसरा ये पलट के अगर आपको कहीं पर अपना आपकी उपज वगैरह अगर बिक नहीं रही है, या फिर अगर आपका जो जमीन आपका जो नॉर्मल किसान है, अगर वो कहीं बाहर लेकर जाने की क्षमता नहीं रखता, अपना जो भी उपज वगैरह हुई है उठा के कहीं किसी मंडी में ले जाने की हालत में नहीं है, तो फिर वो ये करेगा कि अपनी जो उपज वगैरह है वो भी जो जोतेदार को बेच देता था, और उससे भी जो है पैसा वगैरह जोतेदार से उसको मिल जाता था। तो दो चीजें हो रही थी। अगर आपको लोन चाहिए तो वो लोन भी आपको जो है जोतेदार से मिल जाता था, और वो आप फिर बाद में चुका देते थे। दूसरा, अगर आपको अपना जो सामान वगैरह, अपनी जो उपज है वो बेचनी है, तो वो भी आप जोतेदार को बेचोगे, जोतेदार उसके बदले में आपको पेमेंट कर देगा। तो जोतेदार 2-3 काम जो है आपका गांव के लेवल पर कर रहा था। इस तरीके से पूरी की पूरी अथॉरिटी बनी हुई थी। वक्त के साथ में जब ये कमजोर पड़ने लगे तो फिर ये जो है वो मजबूत होने लगा, और उठते 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 एक दिन इन्होंने आके बाय डिफॉल्ट इनकी जगह जो है वो ले ली, और जमींदार जो है अपने गर्त में जाते चले गए। जमींदारों की जो अथॉरिटी अपनी कमजोर होती चली गई। तो जो यहां पे हमने सीन इस्तेमाल किया है कि जोतेदार जो है उसकी स्थिति मजबूत होती चली गई, और जो आपके जमींदार थे उनकी स्थिति खराब होती चली गई। ये लिटरली जो है सच है, ये वक्त के साथ में होता चला गया। तो इस तरीके से जो है जोतेदार वगैरह राइज करते चले गए। जोतेदार जो हैं उनकी अथॉरिटी और उनकी पावर और उनकी जो प्रेस्टीज है वो बढ़ती चली गई। और यही जो हमारा मेन आपका टॉपिक था, राइज ऑफ जोतेदार। तो इसका जो क्रक्स बनता है कि कैसे क्या हुआ था, वो सब हम लोगों ने देखकर इसमें खत्म किया है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इस सेशन में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि जोतेदार जो है उनका राइज किस तरह से हुआ, और उसके साथ में आपका ग्रेजुअल डिस्लाइन जो जमींदारी का हो रहा था वो किस तरीके से हुआ। सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब अगर आप लोगों से एमसीक्यू पूछे जाएं तो वो भी बन जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है अब कोई भी एमसीक्यू यहां से आ जाए, मैग्नेट ब्रेन्स का मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा अब उसको सॉल्व कर लेगा। ये मुझे आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की क्षमताओं के ऊपर इतना भरोसा है। दूसरी चीज ये कि अगर इसके ऊपर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो वो भी अब आप लोगों से बन जाएंगे। आपको पता है कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। ये डायग्राम आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये ना भी लिखो तो भी कोई इश्यूज नहीं है, मगर ये डायग्राम वगैरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पावर स्ट्रक्चर इन रूरल बंगाल किस तरह का था। तो अगर आपको जोतेदार के राइज या फिर जमींदार के फॉल दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप इन चीजों को बढ़िया अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। बाकी पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जितने एस्पेक्ट्स वगैरह बनते रहे सारे हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं। एंड आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, किसी तरीके का कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होगा। फिर भी अगर कोई समस्या, कोई डाउट आता है तो आप लोग अपना जो भी डाउट्स या वगैरह हैं वो अपने
कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं आपको उसका फिर जवाब दे दूंगा, उसका कोई क्लैरिफिकेशन अगर होगा तो फिर मैं आपको दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा इसके बाद में, उसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि जब जमींदारों के ऊपर चारों तरफ से इस तरीके के हमले हो रहे हैं, जब उनके हाथों से चीजें जा रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम बैठे रहेंगे और सारी चीजों को होने देंगे। उन्होंने पलटकर फिर क्या किया इन सारी चीजों के अगेंस्ट में, उन्होंने किस तरीके का रेजिस्टेंस दिखाया, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जमींदारी ने किस तरीके से जो है रेजिस्ट किया है, जमींदारी ने किस तरीके का रेजिस्टेंस दिखाया और किस तरीके से जो है जमींदारी इन सब चीजों के खिलाफ खड़ी रही और अपने आप को बचाने की या सस्टेन करने की कोशिश करती रही। मगर वो सारी चीजें या वो सारी बातचीत हम लोग नेक्स्ट एपिसोड या फिर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग करेंगे। खत्म करने के पहले बस एक लास्ट बात कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी जो वेबसाइट है इस पर जाएं, यहां पर सारा का सारा एजुकेशन आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे एकदम ऑर्डर तरीके से अरेंज्ड है। यूट्यूब की तरह आपको ढूंढने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं खोलिए, बाकायदा पढ़िए, सीखिए, एंजॉय करिए, अपने एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म करिए और बेहतर इंसान बनते चले जाइए और इंप्रूव करते चले जाइए। ऑन दिस नोट, कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। थैंक यू।